कभी कभी मैं अपने आप से पूछता था कि भूत होते हैं या नहीं, तो मेरे अंदर से दो जवाब आते। एक कि होते हैं और दूसरा शायद नहीं होते। ये शायद मैं इसलिए कहता कि भूतों का होना मैं कुछ कुछ मानता था, क्योंकि अक्सर मैंने अपने गांव में लोगों को काली माता के पूजा स्थान पर गिरते पड़ते लौटते और उछल कूद करते देखा था। ये बात तब की है जब मैं छोटा था, करीब 8 साल का। काली माता के स्थान पर प्रतिदिन भीड़ होती थी। कोई अपने बेटे को लाता, कोई अपनी बेटी को और कोई अपनी पत्नी को। ये लोग जब आते तो एकदम शांत रहते और हमें देखकर पता चल जाता कि इन्हीं को भूत पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही वहां के तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते तो शांत लोगों में अचानक से शक्ति आ जाती। कोई जोर जोर से चिल्लाने लगता, कोई पूरी शक्ति के साथ अपने हाथों को पीटने लगता, तो कोई जोर जोर से हंसने लगता। और फिर तांत्रिक उन सभी से सवाल पूछते। सभी के शरीर पर अलग अलग तरह का भूत होता। कोई भूत रोते हुए जवाब देता, कोई हंसते हुए और कोई गुस्से में। फिर थोड़ी देर के बाद सब धीरे धीरे शांत हो जाते। सबके शांत हो जाने के बाद पूजा खत्म हो जाती और फिर सब अपने अपने घर जाने लगते। जब हम किसी से पूछते तो हमें यही बताया जाता कि इनका भूत उतर चुका है। हमें सुनने में बड़ा मजा आता कि अरे वाह, इनका भूत उतर गया। मैं कभी कभी अपने पापा से पूछता, पापा ये भूत कैसे होते हैं? मुझे भूत कब पकड़ेगा? जब पकड़ेगा तो मैं भी काली माता के स्थान पर जाकर अपना भूत उतरवा लूंगा। बड़ा मजा आएगा ना पापा? पापा मेरी बात सुनकर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर डांटते हुए बोलते, बहुत शौक लगा है भूत पकड़वाने का। जिसको पकड़ता है वही जानता है। चले हैं भूत पकड़वाने। तुम्हारी माँ ने ही तुमको छूट दे रखी है। चलो जाओ जाओ पढ़ाई करो। पापा की डांट से डरकर मैं पढ़ने बैठ जाता। लेकिन पापा की बात से एक चीज समझ में आ गई थी कि भूत होते हैं और तकलीफ देने वाले होते हैं। उसके बाद से मेरे दिमाग से अपने भूत पकड़वाने का ख्याल निकल जाता है। और आज 18 साल बाद मैं 26 साल का हो चुका था और पास के ही चीनी मिल में क्लर्क की नौकरी करने लगा था। एक दिन मैं मिल से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आ रहा था कि मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और सिगरेट पीने लगा। खुले आसमान के नीचे सिगरेट पीने का मजा ही कुछ और होता है। मैं सिगरेट के धुएं उड़ाता जा रहा था कि तभी सामने के पेड़ पर मुझे खट खट की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा जैसे कोई पेड़ की डाली काट रहा है, लेकिन इतने अंधेरे में कौन डाली काटता है? मुझे समझ आ गया कि जरूर ये कोई चोर है और पुलिस के डर से दिन की जगह रात में डाली काट रहा है। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पेड़ के पास गया। जब मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कुल्हाड़ी से पेड़ की डाली काटे जा रहा था। ये देख मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, ओ भाई, तुम पागल हो क्या जो रात के अंधेरे में पेड़ काट रहे हो? उल्टा कहीं तुम्हें ही ना चोट लग जाए। मेरे इतना बोलने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोला और पेड़ काटने में लगा रहा। मैंने फिर एक बार उससे पूछा, भाई कौन हो तुम? ये रात में पेड़ क्यों काट रहे हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया कि कोई जवाब आएगा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया
और पेड़ काटता रहा। फिर मैंने गुस्से में कहा, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? इस बार उस आदमी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर पेड़ काटने में लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ओ भाई, कुछ बोलोगे कि नहीं? क्यों काट रहे हो रात को पेड़? वो आदमी अब मुझे ही देखे जा रहा था, लेकिन पेड़ काटना बंद नहीं करता है। ये देख मुझे और भी गुस्सा आ जाता है और मैं आग बबूला होकर बोलता हूं, अबे ओ बहरे, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? क्यों काटा रात को पेड़? देख मुझे गुस्सा मत दिला। लेकिन वो आदमी पेड़ काटे ही जा रहा था। उसके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। वो पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आंखें बड़ी करके गुस्से से मुझे देखने लगा। चोट लगने के बावजूद वो अब भी पेड़ काटे जा रहा था। ये देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने उसे नीचे उतारने की सोची। ओ चोर, तू ऐसे नहीं मानेगा ना? अब मैं तुझे ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा। रुक तू। मैं पूरे गुस्से में था। मैंने अपनी पीठ से बैग उतारा और मोटरसाइकिल पर टांग दी और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखता हूं कि वो आदमी पेड़ पर नहीं है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसे अपने पास देख मैं बोला, तुम तो अभी पेड़ पर थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? तुम कह रहे थे ना कि अभी ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। तोड़ो मेरी टांग। मैं एकदम से डर गया। मैं समझ गया कि ये कोई पागल आदमी है। अब मैंने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। अरे नहीं चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाइए जाइए जाइए, आप जाकर पेड़ काटिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। तोड़ो मेरे पैर, तोड़ो। अब मैं समझ चुका था कि इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और जल्दी से मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा कि वो आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे आ रहा है और वो जैसे ही मेरे पास पहुंचा उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और हट गया। कुल्हाड़ी मोटरसाइकिल में जाकर लगी। उसके बाद मैंने उसे ढकेल दिया और वो सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर गिरा। कुल्हाड़ी उसके गर्दन में घुस गई और तेज खून बहने लगा। मैंने देखा तो आदमी मर चुका था। मैं काफी डर गया। मैंने उसे उठाकर सड़क किनारे के गड्ढे में फेंक दिया और मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अचानक से भारी हो गई। जैसे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा तो वही आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे बैठा था और फिर उसने कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर वार किया। मेरे कंधे से तेज खून बहने लगा। अब मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो आदमी वार पर वार किए जा रहा था कि तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पर गिरे किसी आदमी को कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, जैसे वो कोई लकड़ी हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। उसको मारने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल की टूटी हैंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। फिर मैंने अपने आप को छूना चाहा, लेकिन नहीं छू पाया। अब मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूं। वो आदमी बेरहमी से मेरी लाश को काटे जा रहा था कि तभी सामने से पुलिस की जीप आ जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है।
पुलिस वाले जीप से उतरते हैं। लाश को देखकर दरोगा बोलता है, ओहो, इसको तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बूढ़े सरयू बढ़ई की भटकती आत्मा का काम है। उसी ने काटा है इसे। तुम जानते हो कि ये सरयू की आत्मा का काम है? सर, ये सरयू बढ़ई बहुत ही सज्जन आदमी था। किसी गरीब के घर कई सामान तो ये बिना पैसे के ही खुद बनाकर दे देता था। खुद ही पेड़ काटता और सामान बनाकर लड़की वालों के घर पहुंचा देता। लोग तो इसे गरीबों का भगवान कहते थे सर। लेकिन एक दिन ये लकड़ी काट रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और इससे पैसे मांगने लगे। उनको लगा कि ये लकड़ी का सामान बनाकर खूब पैसे कमाता है। उसने मना किया और बताया कि भाई, मैं लोगों की सिर्फ मदद करता हूं, कोई पैसे वैसे नहीं कमाता। तो उन बदमाशों ने उसे मार दिया और पेड़ पर लटका दिया। आते जाते बहुत से लोगों ने देखा कि ये उसी पेड़ पर बैठकर रात को पेड़ काटता दिख जाता है जिस पर उसे लटकाया गया था। लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। और जब कोई उसके साथ बदमाशों वाली हरकत करता है तो वो उसे छोड़ता भी नहीं है, उसे कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालता है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पुलिस वाले मेरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और मैं आज भी उसी सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर अपनी की हुई गलती के लिए पछताता रहता हूं। एक तांत्रिक समाधि में लीन है। उसी समय जोर जोर से चिल्लाते हुए एक औरत उसके सामने आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा, मुझे बचा लो। लेकिन तेरे पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं? पिछले जन्म में तूने बहुत से लोगों को मार दिया था, जिसके कारण वो आत्माएं इस जन्म में भी तेरा पीछा कर रही हैं। बाबा, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। उसी तरह इस समस्या का भी समाधान है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके लिए तुमको सबसे पहले डायन बनना होगा। डायन बनने के बाद जो भी आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, उन सब को तुम अपने बस में कर लोगी और जो जी में आएगा वो तुम उनसे करवा सकती हो। लेकिन डायन बनना इतना आसान नहीं है। डायन बनने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अमावस की हर काली रात को तुम्हें 2 बच्चों की बलि देनी होगी। जब तुम लगातार 21 बच्चों की बलि दे दोगी तो शैतान तुम पर खुश हो जाएगा और तुम डायन बन जाओगी। तुम्हारे अंदर 100 शैतानों की ताकत आ जाएगी। मैं डायन बनने के लिए अब कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, अमावस की रात को बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आना। ओम फट स्वाहा, ऐसा कहकर बाबा हवन में घी डालता है। अब तुम यहां से जाओ, अति शीघ्र चली जाओ। औरत वहां से चली जाती है। कुछ ही दूर जाती है, तब तक आत्माओं की आवाज उसे फिर सुनाई देने लगती है। वो परेशान होकर अपने घर में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वहां भी नींद नहीं आती। बार बार अज्ञात आत्माएं उसे परेशान करती हैं। वो मरना चाहती है तो वो आत्माएं उसे मरने भी नहीं देती। आखिर ये फुलमतिया को हो क्या गया है? हमेशा अनाप शनाप बकती रहती है, अजब गजब हरकतें करती रहती है। लगता है इस पर भूत प्रेतों का साया है। अब वो औरत सोचती है कि अगर मुझे इन आत्माओं से मुक्ति पानी है तो मुझे बाबा के बताए हुए काम करने ही होंगे। और ऐसा सोचकर औरत गांव में बच्चे खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो खेलते हुए बच्चों को पकड़ पकड़ कर तांत्रिक के हवाले करने लगती है और गांव से बच्चों के गायब होने की सूचना दूर दूर तक फैल जाती है। फुलमतिया पागलों जैसी हरकत करती है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता। फुलमतिया बच्चों की बलि देती जाती है। उसके पीछे लगी हुई आत्मा और भी कष्ट देना शुरू कर देती है। फुलमतिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बदन पर कोई जोर जोर से मार रहा है। फुलमतिया चिल्लाने लगती है, फुलमतिया, तू क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? रात को सबकी नींद खराब हो जाती है, कोई भी सो नहीं पाता। अगर तुमको चिल्लाना ही है तो गांव से बाहर जाकर ऐसी हरकतें करो ताकि किसी की भी नींद खराब ना हो। सुबह सबको काम पर जाना होता है। रात में अगर नहीं सोएंगे तो सुबह हम लोग काम नहीं कर पाएंगे।
तुम तो परेशान हो ही, गांव वालों को भी परेशान करती हो। अगर तुमने कल से गांव में चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देंगे। मुझे तुम लोग गांव से क्या निकालोगे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन आज तो मेरे जाने के बाद, आज तो बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कल तुम भी गायब हो जाओगे। शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे मुझे पागल बना दिया वैसे ही तुम लोगों को भी पागल बना देगा। अरे कौन सा शैतान, कैसा शैतान? तो इस शैतान के बारे में क्या जानती है? अगर गांव में शैतान नहीं आता है तो फिर बताओ बच्चों को कौन ले जाता है? मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुम लोगों को सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल से फिर गांव में नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर फुलमतिया गांव से चली जाती है। गांव वाले अमन चैन से सोने लगते हैं। डायन की सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा के बताए गए पहाड़ों के बीच सुनसान जगह पर जाती है और आत्माओं का आह्वान करने लगती है। तांत्रिक बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगती है। उसकी साधना रंग लाती है और धीरे धीरे एक एक करके उसके सामने शैतान प्रकट होने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र से वो सभी शैतानों को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि वो अब तक 20 बच्चों की बलि चढ़ा चुकी थी। सबसे बड़े शैतान को खुश करने के लिए उसे अब 21वें बच्चे की तलाश थी। 21वें बच्चे की बलि देते ही वो सिद्ध डायन बन जाती। अब फुलमतिया ने गांव में जाना छोड़ दिया था, इसलिए उसका बच्चे हासिल करना मुश्किल हो गया था। एक दिन दैवी शक्तियों से भरा हुआ एक बच्चा उसके सिद्धि स्थल की तरफ अपने आप चला आता है। उसके पूजा के सामान के साथ खेलने लगता है। पूजा के सामान को जैसे ही वो इधर उधर बिखेरता है, फुलमतिया चली आती है और कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, लेकिन नटखट भी हो। तुमने मेरे पूजा के सामान को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। आंटी आंटी, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही। तुमने तो खिलौने रखे ही नहीं है, तो मैं क्या करता? आंटी मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। इतनी सुनसान जगह में परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम कैसे आ गए? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आंटी नहीं, मैं तो भटकता भटकता खेल खेल में यहाँ चला आया। मेरे मम्मी पापा मुझे खोज रहे होंगे, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो, फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा। बेटा, जब तूने मुझे आंटी कह दिया तो 2-4 दिन मेरे साथ रह ले, फिर अपने घर चले जाना। फुलमतिया को बैठे बिठाए 21वां बच्चा मिल गया। फुलमतिया मन में सोच रही थी कि अब इसकी बलि देकर मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। अमावस की काली रात आ ही जाती है और उस काली रात को फुलमतिया के पास तांत्रिक और शैतान दोनों पहुंच जाते हैं। अमावस की रात में बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जाता है। बच्चा जो भी चीज खाने को कहता है सब उसे लाकर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को माला पहनाकर, काला टीका लगाकर, हाथ में फरसा लिए शैतान खड़ा हो जाता है। तीनों के भयानक चेहरे को देखकर मौत भी कांप उठे, लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। बच्चे की आकृति बदलने लगती है और बच्चा देखते ही देखते 5 मुंह वाला हो जाता है और शैतान के हाथ से फरसा छीन लेता है और उसी से तीनों को मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार उस अमावस की काली रात में डायन की सिद्धि हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है और बुरी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ताजा ताजा मीठा मीठा आम, रस भरा आम, लो भाई मीठा मीठा आम खा लो। आम वाली की आवाज सुनकर वहाँ के लड़के लड़कियाँ, बच्चे बूढ़े सब के सब आम खाने के लिए दौड़ पड़े। बच्चों, आम लेने तो तुम आ गए, मगर आम के पैसे कहाँ से आएंगे? जाओ पहले अपने अपने घरों से आम के पैसे ले आओ, फिर खाना मीठे मीठे आम। मेरे घर में तो पैसे है नहीं आंटी। तो कोई बात नहीं मुन्ना, तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हें तो मैं मुफ्त में आम खिलाऊंगी। हाँ, ले ले ले, खा ले। इस तरह आम बेचने वाली
एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आम बेचने जाती और फिर शाम को अपनी खाली टोकरी लेकर जंगल से गुजरती हुई एक खंडहर के पास पहुंचती। वहां खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा ही सुंदर आम का पेड़ था। आम वाली जैसे ही वहां पहुंची, उसके पीछे पीछे आम खाने वाले सभी बच्चे भी उस खंडहर तक पहुंच गए। ऐ सुनो बच्चों, अब से तुम सारे के सारे मेरे साथ ही रहोगे यहाँ। हाय देखो तो कितना बड़ा और कितना सुंदर आम का पेड़ है ये। जब तक मन करे तब तक यहाँ से तोड़ तोड़ कर आम खाना, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें, है? हाँ आंटी, हम लोग आम खाने के लिए तो आपके साथ यहाँ तक आए हैं। और फिर वो बच्चे जैसे ही उस आम के पेड़ के करीब गए कि उस आम के पेड़ के इर्द गिर्द अपने आप ही एक घेरा बन गया, जिसमें वो बच्चे कैद होकर रह गए। वो आम वाली भी अब अपना रूप बदलने लगी। आम वाली से एक भयानक चुड़ैल बन गई। आंटी, आपको क्या हो गया? आप तो बड़ी भयानक लग रही हो। अरे बच्चों, तुम तो बड़े मासूम हो। बच्चे यहाँ पर आम खाने आते हैं और मैं बच्चों को खाने के लिए अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनते ही सारे बच्चे बुरी तरह डर गए। आम वाली चुड़ैल ने पहले एक बच्चे का गला काटा, फिर उसका खून सीधे ले जाकर आम के पेड़ की जड़ में डाल दिया और फिर उसका मांस काट काट कर खाने लगी। इस दृश्य को देखकर बाकी हाजिर बच्चे तो और भी ज्यादा डर गए। अरे 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 अरे, डरते क्यों? एक एक करके जब मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी ना, तब तुम सारे के सारे बच्चे भी इसी पेड़ की टहनियों पर लटक कर आम बन जाओगे। ये जो आम लटके हुए देख रहे हो ना, ये सारे मेरे द्वारा ही तो खाए हुए बच्चे हैं। हमें यहाँ से जाने दो, हमें हमारे घर पहुँचा दो, बस बस हमें हमारे घर पर जाना है। अब से ये आम का पेड़ और ये खंडहर ही तुम्हारा नया घर है। इस तरह उस निर्दयी चुड़ैल ने वहां मौजूद सारे बच्चों को अपना शिकार बना लिया। उनका खून उस आम के पेड़ की जड़ में डालकर बच्चों का मांस तक खा गई और फिर अगली सुबह उठकर दोबारा उसी गांव में आम बेचने गई। चुड़ैल वही पहले वाली प्यारी मीठी आवाज देकर गांव के सारे बच्चों को अपने पास बुलाने लगी कि पहले से गायब बच्चों के घर के पास काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है। गांव वाले आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। मैं जानती हूँ वो बच्चे कहाँ गए हैं। बच्चे मेरे पास मेरे घर में है, वहाँ बैठकर आम खा रहे हैं, मीठे मीठे ताजे ताजे आम। लगता है ये आम वाली थोड़ी पागल हो गई है। हम पागल नहीं हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे साथ खुद चलकर देख लो हमारे घर में, मगर एक शर्त है, हमारे साथ बस गांव के 2 आदमी जाएंगे। तो फिर ठीक है, रामू और श्यामू, तुम दोनों चले जाओ इसके साथ।
पता करो क्या सच्चाई है। ठीक है मुखिया जी। ऐसा कहकर रामू और शामू आम वाली के पीछे पीछे घने जंगलों से गुजरते हुए खंडर तक पहुंचे। रास्ता तय करते करते रात हो गई थी। वहां पेड़ के नीचे एक मोमबत्ती जल रही थी और ठीक उस मोमबत्ती की मध्यम रोशनी के सामने प्रेतराज बैठा था, जो कि उस चुड़ैल का पति था। आज बड़ी देर कर दी आने में, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। ये लीजिए, 2 सुंदर नौजवानों को आपके भोजन के लिए लाई हूँ। और फिर देखते ही देखते प्रेतराज का चेहरा भयानक हो गया। हमें छोड़ दीजिए प्रेतराज, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम लोग अपने बच्चों से मिलने आए हो ना, तो बच्चों को यहाँ अकेला छोड़कर चलते बनोगे? कितने स्वार्थी लोग हो तुम। अब आए हो तो सच्चाई भी सुनते जाओ। बात ये है कि तुम्हारे बच्चे तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें भी उसी दुनिया में जाना पड़ेगा जिस दुनिया में तुम्हारे बच्चे गए हैं। है ना ठीक बात? यानी कि तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा आज रात। दोनों ने मिलकर रामू और शामू को मार डाला। आज तो बड़े हट्टे कट्टे नौजवान पकड़ कर लाई है। इनका ताजा ताजा मांस खाकर मेरा तो पेट भर गया। पति की सेवा करना पत्नी का पतिव्रता धर्म है स्वामी। ओहो, आज तो बड़ी धर्म कर्म की बातें हो रही है। सुबह फिर से नए शिकार की तलाश में जाना है मुझे। हाँ, ठीक कहती है तू पतिव्रता नारी। उधर गांव में जब काफी इंतजार करने के बाद भी रामू, शामू और गायब हुए बच्चे नहीं लौटे, तो बाकी गांव वाले उन्हें ढूंढने निकले। गांव वाले तलाश करते करते एक मंदिर तक पहुंचे, जहां पर उन्हें एक योगी बाबा मिले। रुक जाओ, तुम्हारी तलाश यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। सब के सब मारे जा चुके हैं, मगर आगे से इस गांव के लोग ना मारे जाएं, इसलिए उस आम वाली चुड़ैल को मारना होगा। आम वाली ने सबको मारा है? वो आम वाली नहीं, एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रात को बच्चों को अपने पीछे पीछे उस खंडहर तक ले जाती है। वहाँ एक आम का पेड़ है। तुम्हारे बच्चों को मारकर उनका खून आम के पेड़ की जड़ में डालकर नए आम उगाती है और फिर उन्हीं आमों को तुम्हें बेचकर पैसे भी ठगती है तुमसे। ये आम वाली तुम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाएगी भविष्य में। तो फिर बाबा आप ही बताइए, हम लोग क्या करें? इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो है, केवल 2 लोग मेरे साथ उस खंडहर पर जाएंगे, फिर देखना मेरी मंत्र शक्ति का कमाल। चलो फिर। ऐसा कहकर उन योगी बाबा ने अपने साथ 2 लोगों को लिया और फौरन निकल पड़े खंडहर की ओर। फिर देखते ही देखते जब योगी बाबा खंडहर पहुंचे, तो उस आम के पेड़ की जड़ में उन्होंने अपने साथ आए हुए व्यक्तियों को कमंडल का पानी डालने के लिए कहा। जैसे ही गांव वालों ने कमंडल का पानी उस पेड़ की जड़ में डाला कि पेड़ में आग लग गई।
किसने पेड़ में आग लगाई? कौन है कमबख्त जो अपनी मौत को बुलाने आए हैं यहाँ? मैं हूँ। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने आया हूँ तुमसे। मेरे भाई की मौत के बाद मैं तंत्र विद्या सीखने जंगलों में चला गया था और उसी जंगल के बीचों बीच इस खंडहर में आम के पेड़ पर रहकर तुम लोग ये शैतानियां कर रहे हो। क्या तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है? क्या तुम्हें दिव्य शक्तियों का खौफ नहीं है जो बेकसूर लोगों को मारकर नाश्ता बनाते हो? आज सब तुम्हारा हिसाब किताब होगा यहाँ। आज तुम दोनों मेरे मंत्र वाले पानी से बचकर नहीं जा पाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही योगी बाबा ने अपने कमंडल से वो मंत्र शक्ति वाला पानी उन दोनों पर छिड़का कि दोनों के दोनों उनसे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो योगी बाबा। योगी बाबा, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी का खून नहीं करेंगे। माफ कर दो। तो देखा आपने योगी बाबा की मंत्र शक्ति में कितनी ज्यादा ताकत थी। वो मंत्र सिद्धि वाला पानी जैसे ही प्रेतराज और उस चुड़ैल पर पड़ा कि दोनों की दोनों वहीं जलकर भस्म हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खूनी ट्रेन का डर बढ़ता ही जा रहा था और मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जनता से लेकर सरकार तक इसके पीछे का कारण जानने के लिए परेशान थे। कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा था। हर रोज़ रात को खूनी ट्रेन आती और जो भी सामने आता उसको कुचल के गायब हो जाती। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अभी तक बहुत से लोगों को ये खूनी ट्रेन अपना शिकार बना चुकी थी। और तभी एक रात पटरी पर भयंकर चीख सुनाई दी। रात के 12 बजे रेलवे पुलिस के 2 जवान उस चीख को सुनकर पटरी की तरफ तेजी से भागे। जैसे ही वे दोनों पटरी के पास पहुंचे तो उनको एक आदमी कराहता हुआ दिखाई दिया जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। दोनों सिपाही मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़े। तभी वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। बिना पैर के आदमी को चलता हुआ देखकर डर के मारे दोनों सिपाहियों के पसीने छूटने लगे और जैसे ही भागने के लिए दोनों मुड़े, हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रुक जाओ। भूत की बात सुनकर दोनों रुक जाते हैं। लगता है तुम यहां नए आए हो। हाँ, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो कि हम यहां नए आए हैं? मैं एक भूत हूं और मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन मेरे बारे में कोई भी ये नहीं जानता कि मैं ही खूनी ट्रेन का ड्राइवर हूं। खूनी ट्रेन? हाँ, वही खूनी ट्रेन जिसकी दहशत पूरे शहर में फैली हुई है। और आज तो मेरे शिकार तुम दोनों हो। मेरा शिकार कभी भी मुझसे बचकर नहीं जाता। और इतना कहते ही वो भूत खूनी ट्रेन का आकार ले लेता है और दोनों सिपाहियों को कुचलकर गायब हो जाता है। और अगले दिन अखबार में न्यूज़ छपती है कि रेलवे पुलिस के 2 जवानों को खूनी ट्रेन ने फिर से मार दिया। और कुछ दिन के बाद 2 छोटे छोटे बच्चे
ट्रेन की पटरी की तरफ खेलते हुए गए, जिनको खूनी ट्रेन के ड्राइवर के बच्चों ने देखा और चारों में दोस्ती हो गई। वे लोग आपस में खेल ही रहे थे कि तभी खूनी ट्रेन का ड्राइवर आ गया और दोनों बच्चों से बोला, तुम दोनों हट जाओ और मुझे इन दोनों बच्चों को कुचलने दो। नहीं पापा, ये दोनों लड़के हमारे दोस्त हैं और आप हमारे दोस्तों को मारेंगे तो हम भी आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और उस दिन के बाद बच्चों की बात मानकर खूनी ट्रेन ने मौत का सिलसिला बंद कर दिया। और फिर उसी दिन से शहर में खूनी ट्रेन का दहशत खत्म हो गया। और दहशत खत्म होने के कुछ दिन के बाद ठीक खूनी ट्रेन की ही तरह रोड पर एक ट्रक आता है जो बिना ड्राइवर का होता है और सामने से आने वाली गाड़ियों में टक्कर मारकर लोगों को मार देता है। ट्रक का नंबर और ड्राइवर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। लोग यही कहते हैं कि लाल रंग का ट्रक है और उससे हमको सावधान रहना है। एक दिन पुलिस लाल रंग के ट्रक की तलाश में निकलती है और जैसे ही ट्रक सामने दिखता है, पुलिस की टीम उसे पकड़ना चाहती है और बिना ड्राइवर वाला खूनी ट्रक खड़ा हो जाता है। सिपाहियों ने देखा तो उसमें उनको कोई ड्राइवर नजर नहीं आया। ये घटना देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और उन लोगों के दिल में भी दहशत होने लगी। देखते ही देखते ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और तेज गति से सबको रौंदते हुए निकल गया। खूनी ट्रेन के ड्राइवर को इस बात का पता चला तो उसने सोचा, मैंने बहुत से इंसानों को मारा है, अब मुझे उस खूनी ट्रक से इंसानों को बचाना होगा। खूनी ट्रेन अपने दोनों बच्चों और उनके दोनों दोस्तों को बिठाकर पटरी के रास्ते ही शहर घूमने के लिए जा रहा था। बच्चे घूम घूम के मजा ले रहे थे। तब तक अचानक रेलवे क्रॉसिंग तक वो खूनी ट्रक दिख जाता है जो बिना ड्राइवर का होता है। बिना ड्राइवर के ट्रक को देखकर बच्चे खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। पापा वो देखो, वो लाल रंग का सुंदर ट्रक है ना, उसमें ड्राइवर भी नहीं है, फिर भी वो उछल उछल के चल रहा है। पापा वो देखो ना, वो हवा में भी उड़ रहा है। बच्चों की बात सुनकर खूनी ट्रेन का ड्राइवर समझ गया कि ये वही खूनी ट्रक है और ये मेरे बारे में नहीं जानता, इसलिए वो मेरे बच्चों को मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है। वो जानता है कि मेरी भी ट्रेन कोई असली नहीं है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रेलवे क्रॉसिंग पर खूनी ट्रेन ड्राइवर अपने बच्चों को उतार देता है। तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी ट्रक लाकर तुम लोगों को बैठा कर घुमाऊंगा। ठीक है पापा। खूनी ट्रेन का ड्राइवर अपने ट्रेन को लेकर ट्रक की तरफ बढ़ता है और ट्रक में जोरदार टक्कर मारता है। ट्रक एक दानव का रूप ले लेता है। खूनी ट्रक ड्राइवर भी दानव का रूप ले लेता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों की लड़ाई चारों बच्चे देख रहे होते हैं और खूनी ट्रक को जलाने के लिए आग लेकर दौड़ पड़ते हैं। आग देखकर खूनी ट्रक डर के मारे भागने लगता है और बच्चे उसका पीछा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, खूनी ट्रक, खूनी ट्रक, खूनी ट्रक का भूत भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे आग से जलाकर मार डालो। बच्चों की बात सुनकर गांव वाले मसाल लेकर दौड़ते हैं और भूतिया ट्रक वाले दानव को जलाकर राख कर देते हैं और बच्चों को सभी लोग शाबाशी देते हैं। और उसके बाद से शहर के सारे बच्चे बेखौफ होकर खेलते हैं और सबके अंदर से उस खूनी ट्रेन का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 4 घंटे बस से सफर करने के बाद
मयंक रामपुर गांव पहुंचता है। बस रुकती है और मयंक उतरता है। बस से उतरने के बाद मयंक चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। गांव की सड़कें सुनसान हैं, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। हद है यार, इन लोगों को मालूम था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर भी कोई नहीं आया लेने। मयंक अपना मोबाइल निकालता है और फोन लगाता है। हेलो मोहन, तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने, जबकि मैंने तुमको बताया था कि मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा। भारी बैग है मेरे पास, कैसे आऊंगा? और यहां कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। गांव के सब लोग कहां गए? जल्दी आओ। उधर से मोहन ऐसे बोलता है जैसे वो डरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, तुम डरे हुए लग रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है तो बताओ और जल्दी आओ। लेकिन मोहन आने से मना कर देता है और फोन काट देता है। अजीब आदमी है, कुछ बता भी नहीं रहा और गांव में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार कुछ बात तो जरूर है। चलो अब खुद ही चल के देखते हैं कि क्या मामला है। मयंक अपना बैग उठाता है और मोहन के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक कंधा ऊपर करके और दूसरे पैर को जमीन पर घसीटकर चल रहा था। मयंक उस आदमी को देखते ही उसे आवाज देता है, लेकिन वो आदमी तेजी के साथ पैर घसीटते हुए दूसरी गली में भाग जाता है। रमेश उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो आदमी न जाने कहां गायब हो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार, बात ही नहीं किया और भाग भी गया। चलो हो सकता है बहरा हो। तभी मयंक को एक औरत दिखाई देती है। औरत भी अपने कंधे ऊपर करके और पैर घसीटकर चल रही है। औरत को देख मयंक उसे भी आवाज देता है, लेकिन पहले वाले आदमी की तरह ये औरत भी पैर घसीटते हुए तेजी से भाग जाती है। ये देख मयंक को अजीब सा लगता है। वो सोचता है दोनों बहरे तो नहीं हो सकते, ये मामला आखिर है क्या? और अब मयंक सीधे पहुंचता है मोहन के घर। मोहन के घर के आसपास भी सब सुनसान रहता है, कहीं कोई नजर नहीं आता। यार हुआ क्या है इस गांव को, कहां चले गए सब लोग? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जो दिख रहा है वो लंगड़ा कर चल रहा है। इतना सोचते हुए मयंक मोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, मैं आ गया। अरे अब तो बाहर निकलो, कहां चले गए? तभी मोहन अंदर से निकलता है। मोहन को देख मयंक हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मोहन भी ठीक वैसे ही कंधे उचकाकर और पैर घसीटकर चल रहा है जैसे गांव के लोग चल रहे थे। भाई मोहन, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या गांव में कोई बीमारी फैल गई है क्या? क्या कह रहे हो मयंक? कुछ मत बोलो यार, अब कभी इस बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हम सबका हुआ है। अरे यार दिमाग न पगलाओ हमारा, बात क्या है जल्दी बताओ। यार ये कोई बीमारी नहीं, ये पुष्पा राजू भूत का श्राप है जो हम सबको मिला है। अब इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। क्या बोला तुमने? पुष्पा राजू भूत? कुछ भी, साउथ की फिल्म वाला भूत? अरे वाह क्या बात है, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार। भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बीमारी है और कुछ नहीं। अरे यार मयंक, भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो पुष्पा राजू आएगा और तुमको भी शापित कर देगा। आखिर कौन है ये बीमार पुष्पा राजू भूत, मैं भी तो देखूं। ए पुष्पा राजू भूत, दम है तो मेरे सामने आ जा, जरा देखो तो कि मुझे कैसे शापित करता है तू। इतना कहने की देर थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। बिजली को कड़कता देख मोहन वहां से भाग जाता है और तभी पुष्पा राजू भूत उसके सामने प्रकट हो जाता है। मैं झुकेगा नहीं, जो भी मुझे हल्के मिलेगा उसको काट डालेगा। क्यों रे मयंक, तुम मेरे को बेवकूफ समझा क्या? तुम हो कौन और गांव के लोगों को शापित क्यों कर रहे हो? पहले मैं तुझे भी शापित कर लूं, फिर बताऊंगा। इतना कहकर पुष्पा भूत उड़कर आता है और मयंक को काट लेता है। पुष्पा भूत जैसे ही मयंक को काटता है तो मयंक
गिर जाता है और जब उठता है तो उसका एक कंधा ऊपर उठा हुआ, एक पैर टेढ़ा है और मयंक भी पैर रगड़कर चलने लगता है। देखा तूने मेरा कमाल, धीरे धीरे पूरी दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब मैं साउथ की फिल्म देख कर आया था और हीरो की नकल करने लगा था तो मेरा खूब मजाक बनाया गया था। देखते देखते गांव के और लड़के भी फिल्म देखकर मेरे जैसे नकल करने लगे थे और सभी अपना पैर घसीटकर चलने लगे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि गांव के बच्चों को मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने बोला कि इसमें मेरी क्या गलती है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। कई बार लोगों ने मुझे मारा पीटा भी कि मुझे पीटता देख बच्चे पैर घसीट कर चलना छोड़ देंगे, लेकिन बच्चे नहीं माने और पैर घसीट कर चलते रहे। अब मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। एक दिन मैंने तंग आकर आत्महत्या कर ली और जब मैं भूत बना, गांव वालों को सबक सिखाने की सोचा कि जिस वजह से मुझे मारा पीटा गया है वैसा ही सबको बना दूंगा। अब तो तुमने सबको परेशान कर दिया। सब लोग घर के अंदर बंद हैं, कुछ लोग डर की वजह से मर भी गए। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हुआ। देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, सबको माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मैं सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरी मुक्ति के लिए पूजा करवाओगे और मुझे मुक्ति दिलवाओगे। मयंक पुष्पाराजू की बात मान जाता है। गांव के सब लोग पहले जैसे हो जाते हैं। तब मयंक और गांव वाले मिलकर पुष्पाराजू भूत के मुक्ति के लिए पूजा करते हैं और पुष्पाराजू भूत को मुक्ति मिल जाती है। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर एक स्कूटी सवार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर रोड में किसी ने बड़ी बड़ी कील लगा रखी थी। उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। अरे यार, अब इतनी रात को मैं पंचर कहाँ बनवाऊं? मेरा घर भी बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा मैं? वो इसी उलझन में पड़ा हुआ था कि एक सफेद कपड़ा पहने हुए मौलाना उसके सामने आ जाता है। उस मौलाना की दाढ़ी बहुत ही बड़ी हुई, आंखें भयानक, पैर उल्टे। स्कूटी पर सवार मुकेश उसे देखकर डर जाता है। उसने बचपन में सुना था कि भूतों के पांव उल्टे होते हैं और खासकर जो जिन्न होते हैं उनकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है। और उस मौलाना में मुकेश को जिन्न नजर आया। क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मैं तो पंचर बनाने वाला हूं। मैं आपकी गाड़ी का पंचर बना दूंगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर मेरी दुकान है, लेकिन पैसे दुगने लगेंगे। रात को दुगने पैसे लेता हूं मैं। ठीक है, इतनी रात को पंचर बनाना कहाँ आसान काम है। मैं तो तुम्हें दुगने नहीं, दुगने से भी ज्यादा पैसे दूंगा। बस तुम मेरी स्कूटी का पंचर बना दो। ठीक है साहब, गाड़ी आगे लेकर आओ, वहीं पर मेरी दुकान है। मुकेश गाड़ी को लेकर आगे जाता है। वहां पर एक छोटा सा बल्ब जला होता है। वहां अपनी स्कूटी को लेकर पहुंचता है। जिन्नात उसकी स्कूटी का पंचर बनाता है। ये लो साहब, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। अब जब भी आना मेरे ही पास आना। मैं पंचर बनाने के साथ साथ ही गाड़ी का मैकेनिक भी हूं। मुकेश पंचर बनवा कर चल देता है। जिन्न खुश हो जाता है और अगली गाड़ी का इंतजार करने लगता है। रास्ते में कील गड़ी होने के कारण सभी गाड़ियां पंचर हो जाती हैं और वो उनका पंचर बनाकर ऐसे ही पैसे कमाता रहता है। और एक दिन एक पुलिस की गाड़ी गश्त लगाती हुई उस रास्ते पर से आती है और पंचर हो जाती है। पुलिस पंचर बनाने वाले के पास जाती है। यार, कल ही मैंने नया ट्यूब लगवाया था, वो भी अच्छी कंपनी का। इतनी जल्दी पंचर कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। साहब, रोड पर नुकीले नुकीले पत्थर हैं, अक्सर टायरों में घुस जाते हैं और गाड़ी पंचर हो जाती है। तब तो तेरी दुकान खूब चलती होगी। हाँ साहब, चलती तो है। पंचर बनाने वाला गाड़ी का पंचर बना तो देता है, लेकिन उसकी हवा भरने वाली मशीन खराब हो जाती है। हवा भरने वाली मशीन खराब होते ही पुलिस वाले कहते हैं, अब इसमें हवा कैसे भर पाओगे और हम लोग फिर कैसे जाएंगे? जिन्न अपना मुंह टायर के पास ले जाता है और मुंह से ही हवा भर देता है, जिसे देखकर पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहली बार मैंने ऐसा कारीगर देखा जो मुंह से फूंक कर गाड़ी में हवा भर दे। चल बेटा, अब तू भी गाड़ी में बैठ जा
अब तो थाने चलकर ही तुमसे सवाल जवाब करूंगा। रोड में कील ठोक कर सबकी गाड़ी पंचर करते हो और सबको परेशान करके पैसे कमाते हो। मेरे पास ऐसी शिकायतें 3-4 लोगों ने कर रखी हैं और यही देखने के लिए मैं इधर गश्त के लिए आया था और आखिर में तुम पकड़े ही गए। उसके बाद पुलिस उस पंचर वाले को बैठाकर थाने की तरफ ले जाती है, लेकिन बीच रास्ते में चलती गाड़ी से पंचर वाला कूद पड़ता है और भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है और वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर बहुत दूर तक ले जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी पुलिस वालों को मार देता है और उसके बाद अपनी दुकान पर वापस चला जाता है। ये बात शहर में चारों तरफ फैल जाती है कि अज्ञात उग्रवादियों ने गश्त करती हुई पुलिस बल को मार डाला। पंचर वाला अखबार पढ़कर बहुत खुश होता है। एक तांत्रिक को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो गाड़ी चलाते चलाते पंचर वाले जिन्नात के पास पहुंच जाता है। अपने सामने तांत्रिक को देखकर जिन्नात भागने लगता है और तांत्रिक कहाँ रुकने वाला था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और मंत्र पढ़कर जिन्नात की आत्मा को बोतल के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद बोतल लेकर एसपी के पास पहुंच जाता है और कहता है, पुलिस बल को मारने के पीछे उग्रवादियों का हाथ नहीं, इसी पंचर बनाने वाले जिन्नात का हाथ है। इस अपराधी को मैंने बोतल में बंद कर दिया है। आप तो इस बात को नहीं मानते कि भूत प्रेत होते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दिखाओ, सही बात हुई तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा और अगर गलत बोलकर भ्रम फैलाया तो दंडित भी किया जाएगा। एसपी की बात सुनते ही तांत्रिक बोतल का ढक्कन खोल देता है। बोतल से धुआं निकलता है। जिन्नात प्रकट हो जाता है। बोतल के भूत को देखकर एसपी हक्का बक्का रह जाता है। एसपी को दिखाने के बाद तांत्रिक पुनः जिन्नात को बोतल के अंदर बंद कर देता है। एसपी तांत्रिक को पुरस्कार देकर विदा कर देता है और इस तरह पंचर बनाने वाला जिन सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। रात 12 बजे का समय है। चारों तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा है। हर रोज की तरह आज भी रमेश रात के अंधेरे के बाद घूमने निकलता है। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर रमेश को बाल बाल बचाते हुए उसके बगल से गुजरता है। हे भगवान, अब तक तो मैं मर ही गया होता। रमेश अभी परेशान सा सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर का पीछा करते हुए पीछे से आती है। क्यों भाई, ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ जी सलाम साहब, नहीं ज़्यादा कुछ चोट तो नहीं लगी, पर किस्मत ठीक थी जो मैं बच गया, वरना आज तो मैं कुछ चल ही गया था। किस्मत तुम्हारी अच्छी है जो बच गए, वरना इस ट्रैक्टर के सामने जो आता है वो मरता ही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुका है ये ट्रैक्टर। पूरे 6 महीने से इसके पीछे लगा हूँ। न इसके ड्राइवर का पता चलता है न इसके मालिक का। हे भगवान, तुमने तो बचा लिया मुझे। ओ भाई, चलो भागो यहाँ से। भगवान का ध्यान यहाँ से घर जाकर करना। मरना है क्या? चलो भागो यहाँ से, यह ट्रैक्टर कभी भी वापस आ सकता है। चलो भागो यहाँ से। इतना कहकर पुलिस की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और रमेश दौड़ते हुए अपने घर आ जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों के सामने ट्रैक्टर का दृश्य बार बार नजर आता है। आखिरकार रमेश उठकर बैठ जाता है। अरे ट्रैक्टर तो एकदम मेरे पीछे आ रहा था, फिर उसने मुझे कुचला क्यों नहीं? पुलिस वाला तो कह रहा था कि ये 100 से ज़्यादा लोगों को कुचल चुका है, फिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? कुछ तो राज है। सुबह जब रमेश अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में भीड़ देखकर रुक जाता है। उतर कर देखता है तो फुटपाथ पर 4 लोगों की लाश पड़ी हुई है और भीड़ ने घेर रखा है। अरे भैया, ये किस गाड़ी ने कुचला इन लोगों को? भाई साहब, पता नहीं किस गाड़ी का काम है, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी थी। अब वैसे ही ये कितने बजे का काम है? पता नहीं साहब, हम तो थके हारे आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि ये रात को 12 बजे का हादसा है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। पता नहीं साहब, इन भिखारियों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। रमेश और आदमी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। क्यों भाई, क्या पूछताछ हो रही है? नहीं कुछ नहीं साहब, वो तो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये भीड़ देख के रुक गया। भाई तुम रात को भी मिले थे और फिर मिल गए, अजीब सा है। ट्रैक्टर भी तुमको नहीं छू पाता
और बेचारे भिखारियों को कुचल देता है। तुमसे तो पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें थाने बुलाना पड़ेगा। नहीं साहब, अब मुझे तो ऑफिस जाना था। मैं तो बस यूं ही भीड़ देख के रुक गया। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिपाही, इस आदमी पर नजर रखना। इसका संबंध कुछ न कुछ जरूर खूनी ट्रैक्टर से है। उधर रमेश ऑफिस जाते समय और शाम को आते समय पुलिस वाले और ट्रैक्टर की ही बात सोचता रहता है। फिर से रात को सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती और सोचता रहता है। तभी अचानक उसे अपने दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में याद आता है। उसे समझ आ जाता है कि मेरा दोस्त अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले रहा है। और रात को 12 बजते ही रमेश उसी सड़क पर जाता है जिस पर वो ट्रैक्टर मिला था। रमेश बीच सड़क में खड़ा हो जाता है और तभी खूनी ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा पास आने के बाद वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, लेकिन रमेश नहीं हटता और आखिरकार खूनी ट्रैक्टर को रुकना ही पड़ता है। ट्रैक्टर के रुकते ही उसका दोस्त कमलेश उतरता है, लाल लाल आंखें और नीला चेहरा। रमेश, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे अपना बदला पूरा करने दो। नहीं कमलेश, तुम गलत कर रहे हो। तुम बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकते। नहीं रमेश, मैं सबको मारूंगा। जब मैं बैंक से पैसा लेकर लौट रहा था, लुटेरों ने मेरा पैसा लूटा और मुझे ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। उस समय मुझे कोई बचाने नहीं आया, इसलिए मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रमेश दूर जाकर गिरता है और कमलेश ट्रैक्टर लेकर चला जाता है। भाई, मैं तुम्हें ही कातिल समझ रहा था, लेकिन तुम तो बेगुनाह हो। मैंने सब सुन लिया है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वही इस भूत को शांत कर सकता है। अब रमेश और इंस्पेक्टर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से वो खूनी ट्रैक्टर गुजरता है। रात को 12 बजे रमेश, इंस्पेक्टर और तांत्रिक उसी रोड पर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद खूनी ट्रैक्टर तांत्रिक की तरफ आता है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से रोक देता है। ट्रैक्टर के रुकते ही कमलेश उतरता है और तांत्रिक पर हमला कर देता है। मेरे रास्ते से हट जा तांत्रिक, नहीं तो तुझे भी कुचल दूंगा। तू मुझे नहीं कुचल सकता। लोगों को मारना छोड़ दे, वरना मैं तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। और तांत्रिक को मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है तो तांत्रिक एक ही मंत्र में कमलेश को अपने कमंडल में कैद कर लेता है। रमेश और इंस्पेक्टर दोनों खुश हो जाते हैं और तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं।